नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का विषय है कि कहानी क्या है। मनुष्य जीवन मुझे लगता है कि मनुष्य ने जब से बोलना सीखा तब से लेकर कहने और सुनने की जो परंपरा है वो चली आ रही है। कहानी का एक अगर बेसिक अर्थ अगर हम देखें तो वो कहना होता है। किसी भी बात को कहना यानी कि कहानी। दोस्तों, आज का जो युग है वो आधुनिक युग है और आधुनिक युग टेक्नोलॉजी का युग है। और टेक्नोलॉजी के युग में लोग जो है, लोगों की लाइफ जो है वो दौड़ धाम भरी है। लोगों के पास समय बहुत ही कम है। एक समय था लोग घर में बैठे बैठे पूरा रामायण, पूरी महाभारत, बड़े बड़े जो ग्रंथ है वो पढ़ लेते थे। किंतु आज ऐसे ग्रंथों को पढ़ने का किसी के पास समय नहीं है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है या हमारा जो मूलतः समय है, सबसे ज़्यादा समय है वो टेक्नोलॉजी यानी कि या तो मोबाइल के पीछे चला जाता है या तो हमारी जो लाइफ है वो उसमें टीवी है, कंप्यूटर है और टेक्नोलॉजी जो है उसके माध्यम से हमारा समय जो है वो खर्च होता जा रहा है। हम किताबों से ज़्यादा उस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में व्यक्ति के पास समय बहुत ही कम है। जॉब पे जाता है, घर के काम करता है, ऐसे में फुर्सत के समय में थोड़ा बहुत समय मिलता है तो अगर वो कुछ पढ़ना चाहता है तो वो चाहेगा कि बहुत ही कम समय में, थोड़े ही समय में कुछ ऐसा पढ़े जिसे कुछ उसको जानने को मिले, उसे कुछ संदेश प्राप्त हो। तो साहित्य में भी ऐसी अनेक विधाएं हैं जो लोगों को मनोरंजन के साथ उसको उपदेश भी देते हैं, समाज को उपदेश देते हैं। ऐसे में कम समय में पढ़कर हम एक अच्छा सा संदेश ग्रहण कर सके, ऐसी अगर कोई विधा है तो वो है कहानी। तो जैसे मैंने पहले कहा कि कहानी जो है वो कहने और सुनने की जो परंपरा है वो सदियों से थी। जैसे हम छोटे थे तो हमारे दादा दादी या कोई भी हमें कहानी कहता था तो वो कहते थे एक था राजा, एक थी रानी, इससे कहानी की शुरुआत होती थी। तो इस प्रकार की कहानियाँ जो थी वो कहने और सुनने की परंपरा से चली आ रही है। पंचतंत्र की कहानियाँ हैं संस्कृत साहित्य में, और भी जो ऋग्वेद में या वेदों में भी छोटी छोटी कहानियां हैं। तो ऐसी कहानियां जो कहने की परंपरा जो हमारी है वो बताती है। किंतु आधुनिक युग में कहानी का अर्थ बिल्कुल भिन्न है। जिस प्रकार से हमने देखा कि गल्फ यानी कि कहानी जिसे हम कह सकते हैं वो जो है वो हमारे साहित्य में तो पहले से है, किंतु आधुनिक युग में खास करके जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए और 1857 के बाद तो पूरे राष्ट्र पर उनका जो कब्जा हो गया, तो उनका प्रभाव जैसे भारतीय समाज, भारतीय जीवन पर पड़ा, वैसा ही उनका प्रभाव भारतीय साहित्य पर भी पड़ा। तो उनका जो साहित्य है यानी कि वहाँ की जो शॉर्ट स्टोरी है उसका प्रभाव हमारे भारतीय साहित्य पे जाके पड़ता है। तब कहानी का मैं समझता हूं एक फॉर्मेट जो है कहानी का उसका उद्भव होता है। अब तक कहानियां कही गई, बहुत सारी कहानियां कही गई, किंतु जिस प्रकार की कहानी हम चाहते हैं, जिस प्रकार की कहानी के तत्व के आधार पर जो कहानी चाहते हैं, ऐसी कहानियां वो नहीं थी। वो केवल मैं समझता हूँ मनोरंजन के उद्देश्य से कही गई। जैसे कि हमने बचपन में भी ऐसी कहानियां बहुत सारी सुनी हुई है। ये सारी कहानियां केवल मनोरंजन से कही जाती थी, उद्देश्य या उसका संदेश होता था। किंतु जिस प्रकार से आधुनिक युग में जो कहानियां लिखी जाती है वो बिल्कुल उससे भिन्न है। हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो बंग महिला और दुलाई वाली आदि कहानियां जो है उसे शुरुआत के तौर पर लिखी गई। कई कहानियां बंगला साहित्य से अनुदित है। इसके बाद 1915 में एक कहानी आती है, उसने कहा था, गुलेरी जी की। और इस कहानी से ऐसा लगा कि हिंदी साहित्य में सचमुच जिस कहानी के हम चाहते हैं, जिस प्रकार की कहानी हम सुनना चाहते हैं
उस प्रकार की कहानी की शुरुआत मैं समझता हूँ होती है। तो गुलेरी जी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी जो है वो उसने कहा था, ये कहानी जो है वो आती है। इसके बाद तो ये परंपरा जो है पूरे फोर्स से चलती है और पूरी गति के साथ चलती है। इसके बाद तो विशंबरनाथ शर्मा, फिर प्रेमचंद जी का आगमन होता है और प्रेमचंद जी की मुहावरेदार भाषा कहानी में चार चांद लगा देती है। उनकी कहानियां जो थी वो आम आदमी से जुड़ी हुई थी और आम आदमी से के साथ जुड़ने के कारण ये कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध हुई, क्योंकि उस समय, और ये प्रसिद्ध होने का कारण भी ये है कि उस समय मनोरंजन के माध्यम बहुत ही कम थे। न तो टीवी था ज़्यादा, न तो मोबाइल था किसी के पास, इंटरनेट न था। इसीलिए ये कहानियाँ जो लोकप्रिय हुई। जयशंकर प्रसाद, इसके बाद तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया और आज़ादी मिलने के बाद जिस प्रकार से भूमंडलीकरण हो गया, इसके बाद धीरे धीरे लोगों की मानसिकता में परिवर्तन हुआ। तो ऐसी मानसिकता में परिवर्तन होने वाली जो बातें हैं, घटनाएं हैं, प्रसंग है, उसको लेकर भी अनेक कहानीकारों ने कहानियां लिखी है। तो इस प्रकार से कहानी का प्रारंभ हो जाता है। किंतु ये कहानी है क्या, ये भी एक समझने वाली बात है, क्योंकि कहानी को समझने या कहानी को पढ़ने से पहले हमें यह समझना बहुत ही जरूरी है कि कहानी है क्या। तो आइए देखते हैं कि कहानी क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कहानी जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार से अनुदित, फिर मौलिक कहानियों की शुरुआत किस प्रकार से हिंदी साहित्य में होती है। मौलिक कहानियों की शुरुआत जब से हुई तब से लेकर आज तक कहानी जो है वो एक बिल्कुल महासागर बन चुके हैं। उसकी जो विधा है जो हिंदी साहित्य में, वो उसका जो रूप स्वरूप है वो महासागर की तरह हो चुके। इतनी सारी कहानियां हमारे यहाँ है और विविध परिदृश्यों को लेकर, विविध घटनाओं, प्रसंगों, वाद आदि सबको अपने अंदर समाये हुए हैं। तो ऐसे में कहानी जो है उसे क्या कहा जाता है, कहानी की परिभाषा क्या है, अगर हम देखें तो एडगर एलन पो जो है वो कहते हैं कि कहानी एक ऐसा आख्यान है जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सके और वह एक प्रभाव छोड़ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि एक ही बैठक में पढ़ा जाए, तो यानी कि इससे स्वाभाविक बात ये निकलती है कि ये आकार की दृष्टि से जो कहानी है वो छोटी होनी चाहिए। कई लोग ऐसा समझते हैं कि उपन्यास और कहानी में केवल आकार का भेद है, तो मैं समझता हूं कि आकार का तो भेद है ही है, साथ में और भी बहुत सारे भेद है। क्योंकि उपन्यास में तो चरित्रों के वर्णन होते हैं, घटनाओं के वर्णन होते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर एक प्रभाव, एक झटका देती है व्यक्ति या पाठक को। कहानी जो है वो एक झटका देती है। इस प्रकार की कहानी यानी कि कम समय में पढ़ी जा सके, आकार में छोटी हो, कम से कम आकार में एक बहुत बड़ी घटना हो या छोटी सी घटना जो भी हो, किंतु वो एक व्यक्ति या पाठक पर एक प्रभाव डाल सके, इस प्रकार की होती है। आइए देखते हैं प्रेमचंद जी क्या कहते हैं कि गल्प ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। गल्प, कहानी एक ऐसी रचना है जिसका उद्देश्य जो है जीवन के किसी एक अंग, जीवन के किसी एक अंग को प्रकट करना और उसके मनोभाव को, किसी मनोभाव को प्रकट करना। अब देखिए, मनोभाव, विचार, एक विचार आपके भीतर ऐसा है और उस विचार को आपको प्रकट करना है, वो कहानी के माध्यम से कहानीकार को प्रकट करना होता है। तो ये इस प्रकार से इसे कहानी कहा जा सकता है। और दोनों में ये जो प्रेमचंद जी है वो कहते हैं कि कहानी और उपन्यास का अंतर हम देखें तो उपन्यास को वो कहते हैं कि मैं एक बगीचा कहूँगा और जो कहानी है उसे एक गमले में खिला हुआ एक फूल कहूँगा। तो ये दोनों के अंतर की बात है। किंतु कहानी जो है ये आकार में छोटी, किसी एक मनोभाव को लेकर, एक विचार को लेकर, एक जिज्ञासा वृत्ति के साथ व्यक्ति या पाठक पर एक प्रभाव छोड़ जाती है, उसे कहानी कह सकते हैं। तो ऐसी कहानी
अगर कोई कथाकार या कहानीकार लिखता है तो वो कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप, उसका आकार कैसा होना चाहिए, ये भी एक देखने वाली बात है। यानी कि कहानी में कौन कौन से तत्व होने चाहिए। तो जिस प्रकार से साहित्य की ज़्यादातर विधाओं में किस प्रकार से हमने देखते हैं, नाटक हो, उपन्यास हो या जो भी हो, उसमें एक तरह से एक तत्व को कॉमन रहता है। जिसे अगर आपको कोई बड़ा महल बनाना है तो उसके लिए आपको प्लॉट चाहिए, जैसा हम कहते हैं कि घर बनाने के लिए प्लॉट चाहिए, तो प्लॉट होगा तब उस पर एक बड़ा मकान बनेगा या छोटा मकान बनेगी। क्योंकि छोटा मकान या बड़ा महल जो भी हो उसको बनाने के प्लॉट चाहिए। ये प्लॉट यानी कि कथा वस्तु, जिसे हम साहित्य की भाषा में कह सकते हैं। तो किसी भी रचनाकार को, कहानीकार को कहानी लिखने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है कथा वस्तु की। कथा वस्तु जो है वो उसे कहाँ मिलेगी? कथा वस्तु उसे अपने आसपास के समाज जीवन से ही मिलेगी, उसे कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता। तो कथाकार या कहानीकार जहाँ रहता है उसी के आसपास से उसे ये कथा के जो प्रसंग है वो मिल जाते। कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे प्रसंग जो उसको मिलते हैं, उसको एक अच्छे से वो लिखता है और एक कहानी का वो स्वरूप देता है। तो कहानी की कथा वस्तु जो है वो एक किसी एक घटना या एक प्रसंग को लेकर होनी चाहिए। बहुत लंबा वर्णन या बहुत बड़ी कथा इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि एक ही बैठक में पढ़ी जा सके, इस प्रकार की कहानी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये कहानी जो है वो होती है कथा वस्तु की, जैसे हमने बात की। और कथा वस्तु जो होती है कहानी में, जो कहानीकार कथा वस्तु तो अपनी ओर से कहता ही है, किंतु अगर वो अपने आप ही सब कुछ कहता जाएगा तो जो पाठक है उसको उतना मजा नहीं आएगा। यानी कि उस कथा को आगे बढ़ाने के लिए, इस रील को आगे बढ़ाने के लिए इसमें पात्र या चरित्र आवश्यक है। यानी कि दूसरा जो तत्व है वो है चरित्र चित्रण या पात्र। अब यहाँ पर कहानी में तो कम से कम, जिस प्रकार से छोटा आकार होता है, छोटे से क्लेवर में उसे कम ही पात्र होने चाहिए, किंतु जो भी होने चाहिए पूरी स्वाभाविकता के साथ पूरे परिदृश्य को प्रकट कर सकते हो, पूरे मनोभाव को व्यक्त कर सके, घटना या प्रसंग को उभार सके, इस प्रकार के पात्र होने चाहिए। तो पात्र जो है बहुत ही कम होते हैं कहानी में, किंतु कहानीकार के हाथ में है कि वो उसको किस प्रकार से चित्रित करता है। तो दोस्तों कहानी में ये दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। ये पात्र जो है वो ये प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं और परोक्ष भी हो सकते हैं, सामने भी आ सकते हैं, या तो दो लोग बात करें तो तीसरा पात्र वो सामने नहीं आता फिर भी उसका चरित्र यहाँ पर खुलता है। तो इस प्रकार से पात्र हो सकते हैं। पात्रों का जो चित्रण है या उसका जो वर्णन है, उसकी बात करने के लिए, उसको खोलने के लिए, उसकी परतों को खोलने के लिए संवाद चाहिए। मैं कैसा हूं उसके बारे में दो लोग बातें करेंगे तो मेरा चरित्र खुलेगा। यानी कि संवाद से पात्र जो है, चरित्र जो है वो खुलते हैं। तो इस प्रकार से संवाद जो है वो कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और छोटे छोटे संवाद जो है वो कहानी को और रोचक बना देते हैं, क्योंकि कहानी, ये मैंने कहा कि समय कम है लोगों के पास, उसको वर्णन नहीं, उसको इस प्रकार से संवाद चाहिए जो लोगों को लगे, अपनापन लोग महसूस करें उस पात्र या उसके संवाद में। इस प्रकार के संवाद होने चाहिए। एक अच्छा कहानीकार है इसे ही कहा जाएगा जो पात्रों के मुंह से क्या बुलवाना है और खुद क्या बोलना है वो समझ सके। तो ये संवाद जो है वो कहानी को सजीवता प्रदान करते हैं, क्योंकि पात्र जब एक दूसरे के बातचीत करते हैं तब हम उसमें खो जाते हैं। जिस प्रकार से हम फिल्मों में या सीरियल में देखते हैं, उसी प्रकार जो पात्र जो है वो संवाद करते हैं, तब उसी के साथ अपनापन का भाव हमें प्रकट होता है। जैसे कि वहाँ पर कोई जो नायक होता है, नायिका होती है, उसके संवादों से हमें अपने भीतर कुछ ना कुछ दर्द होता है या जो भाव जो है वो उत्पन्न होता है।
तो ये संवाद का महत्वपूर्ण स्थान है इसमें, क्योंकि अगर वर्णन हो गए तो पढ़ते पढ़ते पाठक जो है वो ऊब सकता है। इसीलिए संवाद यानी कि पात्र एक दूसरे के साथ जो बातचीत करते हैं उसे कहानी में संवाद कहा जाता है। संवाद के बाद जो वातावरण है, तीसरा तत्व अगर हम कहें तो वो भी आवश्यक है। कहानीकार ने जहां से कथा वस्तु का चुनाव किया है, जिस घटना का चुनाव किया है, उसका वातावरण उसे हुबहू वहां पर रखना होता है। यानी कि पात्र और संवाद वो जो है वो वातावरण के अनुसार होनी चाहिए। इसीलिए वातावरण का महत्व कहानी में बढ़ जाता है। खास करके जब आंचलिक यानी कि जो ग्रामीण समाज की अगर कोई बात करता है या तो कोई ऐतिहासिक बात करता है, ऐसी कहानियों में वातावरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इतिहास की अगर हम बात करते हैं, इतिहास की कोई कहानी की बात करते हैं, तब वातावरण जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अभी देखिए आपने अभी जो महाभारत की सीरियल चल रही थी और टिकटॉक जब चल रहा था, तब उसमें देखते जब सीरियल चल रही थी तब छोटे छोटे टुकड़े लोगों ने उस शूटिंग जब हो रहा था उसको लेकर वो रखते थे। तो उसके पीछे गाड़ियाँ जाती थी, बस जाती थी हरियाणा रोडवेज की, तो लोग उसमें जॉकिंग करते थे कि ये देखिए महाभारत के समय गाड़ियाँ। तो ये क्या है? ये वातावरण इसे ही कहते हैं कि मान लीजिए कि इतिहास का वातावरण है, ऐतिहासिक कहानी है, तो वहाँ पर आप बाइक दिखाएंगे या जो मोटर कार दिखाएंगे तो वो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। किस प्रकार का ऐतिहासिक वातावरण है, उस समय को लेकर आपको उस वातावरण के अनुसार वहाँ पर पात्रों का पहनावा है या वहाँ समाज के जो रीति रिवाज है, उसके रहन सहन ढंग जो है, वो सारी बातें आपको उस प्रकार से रखनी पड़ती है। जैसे कि पहनावा है, तो मान लीजिए कि हम ऐतिहासिक सीरियल देखते हैं तो वहाँ पर पहनावा न कोई टी शर्ट पहनता है न कोई पैंट शर्ट पहनता है, किंतु उनका पहनावा बिल्कुल उस समय के वातावरण के अनुसार होगा। अगर कोई ऐसा पहन के आएगा तो हमारा मन जो है उसको कभी नहीं स्वीकार करेगा, उस दृश्य को कभी नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि वो वातावरण से विपरीत है। और वातावरण से जो विपरीत है वो पाठक जो है, उसका मन जो है, मस्तिष्क जो है वो स्वीकार नहीं करता। इसीलिए कहानी में वातावरण भी अहम भूमिका निभाता है। अब नेक्स्ट है भाषा शैली। कहानीकार ने जहां से कथा वस्तु का चुनाव किया हो, उस प्रकार से वातावरण, उस प्रकार से चरित्र, उस प्रकार से संवाद, कि ये संवाद जो है वो भाषा से प्रकट होते हैं। संवाद जो दो लोग बातचीत करते हैं उनके बीच जो संवाद होता है, उन किस भाषा में होता है, वो भी वातावरण के अनुसार होना चाहिए। उस कथा वस्तु का जो चुनाव हुआ है, उस जगह, उस प्रदेश, उस समाज, सबको ध्यान में रखना पड़ता है। कि जिस प्रकार से मान लीजिए कि आप कोई आंचलिक कहानी पढ़ रहे हैं तो उसका वातावरण आंचलिक है और उस ग्रामीण समाज में की जो भाषा है उसके अनुसार जो भाषा जो है वो होनी चाहिए। अगर आप पन्नालाल पटेल की कहानी, वार्ता जिसे हम गुजराती में कहते हैं, यानी कि कहानी, उसको आप पढ़ेंगे तो उसकी जो भाषा जो है वो उत्तर गुजरात की भाषा आपको मालूम पड़ेगी। उसी प्रकार जब आप झवेरचंद मेघाणी जी को पढ़ेंगे तो वही आपको सौराष्ट्र की भाषा आएगी। कुछ शब्द जो है वो उस समाज से जुड़े हुए होते हैं, विशिष्ट अर्थ को लेकर आते हैं। एक शब्द एक विशिष्ट अर्थ को लेकर आते हैं, तो एक शब्द जो है वो भाषा का वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किस प्रकार की भाषा होनी चाहिए कहानी में? तो कहानी में मैं समझता हूं कि अगर सरल भाषा होगी तो पाठक को सबसे ज्यादा समझ में आ जाएगी। और कहानीकार जो वो किस शैली में बात करता है वो भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मैं ये समझता हूं कि पाठक को जो समझ में आए वो ही सरल शैली, यानी कि वो ही अनुपम शैली है, उसी में लेखक जो है वो बात करता है। किंतु ये जो शैली है वो सजीव हो जानी चाहिए, परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए, वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कहानी में भाषा शैली का भी महत्व है, क्योंकि कहानीकार को बात करने के लिए भाषा का आधार होता है। वो भाषा जिसमें वो अपनी बात को कह सकता है,
अगर मुहावरेदार, जिस प्रकार से प्रेमचंद जी की भाषा आप देखेंगे तो मुहावरेदार शैली, मुहावरेदार भाषा आप देखेंगे तो पाठक को वो जोड़े रहती है, पाठक को इस प्रकार से पकड़ती है, वो छोड़ने नहीं देती। कहानी पूरी खत्म न हो तब तक पाठक उसके साथ जुड़ता जाता है और इस प्रकार की भाषा जो है वो आम आदमी को समझ में आ जाए, इस प्रकार की। वही आप प्रसाद जी की कहानियों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर उनकी संस्कृत निष्ठ भाषा है, तो वहाँ पर जो है कुछ जो आम आदमी है उसको पढ़ने में वहाँ दिक्कत होती है, यानी कि उसको समझने में दिक्कत होती है। तो सरल शैली मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए, किंतु यहाँ पर हम ये नहीं डिस्कस कर रहे कि कौन सी शैली, भाषा शैली जो है या कौन सी शैली जो है वो अच्छी या कैसी भाषा होनी चाहिए, किंतु कहानी एक अच्छे से समझ में आए उस प्रकार से शैली होनी चाहिए। अब जो हम बार बार कहते हैं कि अगर मैं आपको वो लेक्चर दे रहा हूँ ये वीडियो के माध्यम से, तो वो भी एक मेरे विशिष्ट उद्देश्य है। अब नहीं तो बिना उद्देश्य, क्योंकि मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ क्लास में, फिजिकल क्लास में, इसलिए मैं यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ। तो ये मेरा उद्देश्य है कि मेरी जो बात है, यानी कि आपका जो मेरी जो बात है या मेरा जो लेक्चर है वो आप तक पहुँचे, ये मेरा उद्देश्य है। आप कुछ समझे, ये मेरा उद्देश्य है। यानी कि कोई भी संसार का कोई भी व्यक्ति जो होता है वो बिना उद्देश्य से कोई काम नहीं करता, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कहानीकार भी जब कोई कहानी लिखता है तो जिस प्रकार से संस्कृत में कहते हैं कि काव्य यशसंग अर्थगूते व्यवहार विद्ये शिवेत्तर क्षयते पर सद्ध निवृत्ते कांता समेत उपदेश युज्ये, ये पूरा श्लोक जो है काव्य के जो प्रयोजन है ये उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। काव्य यानी कि गद्य और पद्य दोनों आ जाते हैं, जिस प्रकार से हमने कहा। तो काव्य के प्रकारों में ये कहानी जो है वो इस प्रकार के, उसका भी कोई विशिष्ट उद्देश्य होता है। कहानीकार जब कोई अपनी बात करता है, और खास करके आज के युग में, आधुनिक युग में, जब समाज या व्यक्ति के पास समय नहीं है, ऐसे में वो उपन्यास को नहीं पढ़ सकता है किंतु कहानी को पढ़ सकता है कम समय में। इसीलिए कहानी का उद्देश्य यानी कि केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले मान लीजिए कि कोई हम कहानियां सुनते थे वो राक्षसों वाली या कुछ तिलिस्म की या जादूगर की कहानियां, राजा रानी की कहानियां, मैं समझता हूं कि वहां पर मनोरंजन ठीक था। किंतु अब जो है वो धीरे धीरे मनोरंजन से ऊपर उठकर कहानी का एक विशिष्ट उद्देश्य है समाज को एक नई दिशा देना, समाज को एक संदेश देना। तो कहानीकार का उद्देश्य भी यही होता है, वो कहानी के माध्यम से समाज को एक विशिष्ट संदेश देता है, उपदेश देता है। तो ये कहानी के तत्व हुए। तो ऐसी कहानी इन तत्वों के फॉर्मेट में जो आती है उसे आधुनिक युग में कहानी की संज्ञा दी जाती है। ये जो शॉर्ट स्टोरी अंग्रेजी की है उसी के तर्ज पर ये तत्व जो है वो निर्धारित किए गए हैं, और उसी के आधार पर कहानी जो है भारतीय समाज में या भारतीय साहित्य में, खासकर हिंदी साहित्य में, कहानी जो है इस प्रकार से दिन प्रतिदिन प्रगति कर रही है। और अंत की अगर हम बात करें तो उसके जो शीर्षक है वो शीर्षक भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि किसी भी कृति का नामकरण या उसका जो शीर्षक है वो महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि वो उस कृति का प्रवेश द्वार होता है। कहानी का नाम इस प्रकार का होना चाहिए कि उसे देखकर या उसके पढ़कर लोग या पाठक जो है उसके प्रति आकर्षित हो जाए कि क्या होगा, एक जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न हो। जिस प्रकार से आपने देखा फिल्मों के जो टाइटल है वो कैसे रखे जाए, जैसे कि आपने देखा होगा पीके, तो पीके, पी और के, और उसका पोस्टर जब रिलीज हुआ तब लोगों को ये लगा पीके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीके, ये पीके है क्या। इसको देखने के लिए सबसे ज्यादा लोग जो थिएटर की ओर जाते थे। तो एक समय था जो ये कहानी, उपन्यास, साहित्य जो था वो उस समय के समाज का थिएटर था, और उसमें लोग जो है अपने मनोरंजन के साथ साथ उपदेश ग्रहण करने के लिए भी आते थे। तो ऐसा शीर्षक होना चाहिए जो जिज्ञासा उत्पन्न कर सके, खासकर। और शीर्षक किस प्रकार से देता है कहानीकार, तो
यहाँ पर कोई व्यक्ति के आधार पर देता है, कोई घटना के आधार पर शीर्षक दिया जाता है, स्थान के आधार पर शीर्षक दिया जाता है। तो ऐसे कई प्रकारों से शीर्षक जो है वो कहानीकार दे सकता है। तो शीर्षक इस प्रकार से कहानी को और भी महत्वपूर्ण स्थान देता है और कहानी को प्रसिद्ध करने या कहानी को और सफल बनाने का काम जो है वो शीर्षक करता है। तो इस प्रकार से कहानी के हमने तत्व देखे कि सबसे पहले कहानी के लिए सबसे पहले कथावस्तु, फिर जो है वो चरित्र चित्रण है, तीसरा है संवाद है, चौथा है देश काल वातावरण है, इसके बाद भाषा शैली है, इसके बाद उद्देश्य है और शीर्षक जो है वो कहानी। इतने जो तत्व है वो कहानी को एक फॉर्मेट प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा। और जो कथा है उसकी कहानी की वो प्रारंभ, मध्य और अंत में चलती है। उसका प्रारंभ जिज्ञासा वृत्ति से होना चाहिए, मध्य उसका जो है विस्तृत होता है और अंत जो है एक झटके में, जिस प्रकार कोई झटका देकर खत्म हो जाती है उस प्रकार की होनी चाहिए। अगर आप कहानियों को पढ़ेंगे, जैसे हम आगे जाएंगे और कहानियां पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कहानी एक्चुअली है क्या और उसके जो तत्व है उसके अनुसार कहानियां कैसी होती है, वो एक झटके में किस प्रकार से खत्म होती है और हमारे माइंड को या मस्तिष्क को किस प्रकार से वो झटका देकर चली जाती है। ये कहानी जो है वो सफल मानी जाती है। तो इस प्रकार से आधुनिक युग में उपन्यास और विधाओं के मुकाबले कहानी जो है वो प्रगतिशील बनती जा रही है, सफल बनती जा रही है, क्योंकि समय के अभाव में लोगों के पास ये कहानी पढ़ने का अगर थोड़ा बहुत समय है तो वो पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से कहानी के तत्व हमने और कहानी का जो स्वरूप है वो हमने देखा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इसको लाइक कर दीजिए और उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके बाद बेल आइकॉन जो है वो प्रेस कर दीजिए और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।